एवरीवन, स्वागत है आपका निशाज़ वर्ल्ड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और लगातार बच्चे अभ्यास कर रहे होंगे। मैं अपने हर क्लास में आपको बोलती हूँ, अभ्यास करेंगे तो हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगेगा आपको। तो आज का लेसन है बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बिंदु, इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। ये ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना व्यंजन में गिने जाते हैं, पर व्यंजन की सहायता से लिखे जाते हैं, तो इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। और इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे जंगल, मंगल, अंडा, डंडा, पंखा, भूकंप। नाक से हो रहा है, सिर्फ नाक से हो रहा है। अब अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिंदी सिर्फ न और मां की आवाज लगी तो हमने बिंदी लगा दी, नहीं। अनुस्वार का जो प्रयोग होता है पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। अब पंचम वर्ण क्या होते हैं? मैंने आपको व्यंजन में वर्ग बताए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग बताया था ना। अब क ख ग घ ड़, अब 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुए? सारे पंचम वर्ण हुए। और इनका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। अब जैसे पंचम वर्णों के स्थान पे किया जाता है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि पंचम वर्ण कौन सा वाला है और ये बिंदी कौन से वाले वर्ण के स्थान पर लगाई गई है? तो जैसे पंखा है, अब पंखा है तो आपने क्या देखना है? बिंदी ऊपर लगी है, इसका जो सेकंड वर्ण है, सेकंड वर्ण कौन सा है? ख। तो ख कौन से वर्ग में आता है? तो ख आता है कवर्ग में। ख कहाँ आता है? कवर्ग में। तो इसका पंचम वर्ण है समझ गए? तो आप पंखे को आप दूसरे तरीके से लिखेंगे, लेकिन बिंदी के स्थान पर जो भी वर्ण लिखा जाएगा वो आधा होगा। जो वर्ण लिखा जाएगा वो आधा होगा। और ख का जो पंचम वर्ण है वो है ण। तो पंखा को दूसरे रूप में हम लिखेंगे प आधा ण फिर ख, पंखा, अंगा, अंगा। आवाज आ रही है? अंगा। क्लियर हो गया आपको? अब दूसरा वर्ड लेंगे बंजर, बंजर। अब हमें सुनाई दे रहा है क्योंकि ये नाक से है तो हमें हमेशा लगता है न की आवाज। ठीक है, न की आवाज है, लेकिन कौन से वाले उसकी आवाज है? तो हम देखेंगे ज जो वर्ण है कौन से वर्ग में आता है? तो यह आता है चवर्ग में। तो इसका पंचम वर्ण, क्योंकि ज यहाँ पे है तो इसका पंचम वर्ण होता है य। तो क्या होता है? य। तो ब य जर बंजर, य बंजर। तो कैसे लिखेंगे? ब आधा य ज र बंजर। क्लियर है? नाउ अब तीसरा वर्ड आता है डंडा, डंडा। क्या आता है? डंडा। अब हम देखेंगे कि ये जो ड है ये कौन से वर्ग का है? तो ड है ट वर्ग का, तो इसका पंचम वर्ण होता है अणा, अणा। तो क्या हो गया? ड आदण और डा, तो डंडा, अणा, डंडा, अणा, अणा की आवाज आ रही है तो ये हो गया डंडा। अब आया मंथन। अब क्या आया? मंथन। तो इसमें जो थ है ये कौन से वर्ग का है? ये त वर्ग का है और इसका पंचम वर्ड है न। तो हम कैसे लिखेंगे? म आधा न, थ और न, मंथन। एक तो हमने आधा ना लिख दिया और एक हम पूरा ना लिख के नीचे हलंत लगाएंगे, उसे भी आधा गिना जाएगा। तो ये मंथन हो गया। तो आप जो आपका सेकंड वर्ड है, वर्ण होता है, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि आपका पंचम वर्ण कौन सा है। लेकिन जो इसके बाद का, बिंदी के बाद का जो वर्ड है, वर्ण है, ये प है। तो ये कौन से वर्ग का है? ये प वर्ग का है। प तो इसका पंचम होता है म। तो हम लिखेंगे भू क
म प। आपने ये देखा कि बिंदी की जगह पर हम पंचम वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु में ऐसा नहीं है। चंद्र बिंदु मतलब चंद्र बिंदु ही लगाना है, पर चंद्र बिंदु कहाँ लगाना है वो आपको देखने वाली बात है। अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा है तो आप चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, तो आप सिर्फ बिंदी लगाएंगे। अब चंद्र बिंदु, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिंदी जो बिंदु है ये समझ में आया होगा, अनुस्वार जो है ये समझ में आया होगा। आवाज से अगर आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि ये यहाँ पर हमें बिंदु का प्रयोग करना है। अब आया चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जिस तरीके से बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है, और इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। नाक और गले से होता है। और इसका मैंने आपको बताया कि शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा लगी होती है, जैसे ए, ऐ, ओ, औ मात्रा लगी होती है, तो वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता। अब जैसे आंचल, अब जब हम आंचल बोल रहे हैं तो नाक से भी आवाज आ रही है और गले से भी आवाज आ रही है, तो हम बोलेंगे आंचल। हंसना, दांत, चांद, ऊंट, पूंछ। शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए चंद्र बिंदु आराम से ऊपर लगाया गया है। पर अगर अब जैसे हम बोलेंगे गोंद, तो नाक से भी आवाज आ रही है और गले से भी आ रही है, तो जाहिर है चंद्र बिंदु की पहचान है, चंद्र बिंदु ही लगना चाहिए। लेकिन ऊपर ओ की मात्रा आ रही है, तो चंद्र बिंदु के बदले हम लगाएंगे बिंदु। क्या लगाएंगे? बिंदु। तो गोंद। समझ में आ गया? लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, कोई बिंदु या चंद्र बिंदु हम गायब कर देते हैं, तो जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे गोंद में अगर हमने बिंदी नहीं लगाई तो गोद हो जाएगा, गोद हो जाएगा। गोद, बच्चे को गोद में लेते हैं ना, और गोंद मतलब जिससे चिपकाते हैं। नाउ दूसरा वर्ड है चिंता। अब यहां पर भी ई की मात्रा है, आवाज नाक से भी आ रही है और गले से भी आ रही है, जाहिर है चंद्र बिंदु लगना है। लेकिन शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा आ रही है तो हम चंद्र बिंदु के बदले सिर्फ बिंदी लगाएंगे, तो यहां हो गया चिंता। अब अगर हम बिंदी लगाना भूल जाते हैं, हम सोचते हैं चलो मात्रा तो लग गई, अब बिंदी नहीं लगाते, बिकॉज चंद्र बिंदु तो लगा नहीं सकते, तो बिंदी भी लगाना भूल गए, तो वर्ड बन गया चिता। एक तो चिंता हो गया और एक चिता हो गया। कोई भी बिंदु और चंद्र बिंदु अगर आप हटा दें तो जो शब्द का उच्चारण है बदल जाता है। नाउ फिर है कोंपल। नाक और गले दोनों से आवाज निकल रही है, चंद्र बिंदु की पहचान है। क्योंकि ओ की मात्रा लगी है तो सिर्फ हम बिंदी लगाएंगे। नाउ लास्ट वर्ड है मैं। आप जाहिर है नाक से भी आवाज आ रही है, गले से भी आवाज आ रही है, आप तो सोचेंगे चंद्र बिंदु लगाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक नियम बताया है कि शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा क्या होती है? जो ये शिरोरेखा, इसके ऊपर अगर कोई मात्रा आ रही है तो आपने चंद्र बिंदु नहीं लगाना। देखिए कितना गलत लगता है अगर आप ओ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगा देंगे, ये हो गया गलत। और अगर आपने कोंपल है, ओ की मात्रा है, तो आपने बिंदी लगानी है, ठीक है। अब इसी तरह मैं है तो मैं में ए की मात्रा है तो आपने बिंदी लगानी है। तो अगर आपने इस क्लास को ध्यान से सुना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझा होगा, तो बिंदु और चंद्र बिंदु में आपको लगाने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। जो बिंदु है उसके बदले में पंचम वर्ण का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो चंद्र बिंदु में चंद्र बिंदु के बदले किसी भी वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बस एक ही नियम है कि आप शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा है तो चंद्र बिंदु के बदले आप बिंदु लगाएंगे,
और अगर मात्रा नहीं है तो आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। ध्यान रखिए, और इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो और बच्चों को बताइए, शेयर करिए, ताकि और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप लोग इसका अभ्यास करें। बेटा, अगर आप क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है और घर में आकर अभ्यास करेंगे तो आपको कभी भी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, अभ्यास करिए लगातार, क्योंकि ये आपका बेसिक है। ये क्लास मैंने जूनियर सेक्शन के लिए ली है, क्लास 1 to 5 के लिए ली है। अगर 5 क्लास के बच्चे, 4th क्लास के बच्चे, ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम बड़ी क्लास में आ गए, नहीं। जो बेस है उसको आपने हमेशा रिवीजन लेना चाहिए, ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं मात्राओं में, और जो बिंदु है और जो चंद्र बिंदु, ये सब चीज़ों में जो आपको आगे हेल्प करेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, कमेंट्स करिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही और समझना चाहते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि मैं खुश होकर और अच्छी क्लास ले सकूं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की बात है तो मैं उसको भी इम्प्रूव कर सकूं। लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।